मैं वादा करता हूं कि आप यह फिल्म समझ जाएंगे। आज मैं मेकोंग सीरीज के बारे में बात करना जारी रखूंगा। रात में बिस्तर पर भूत पकड़ने की कहानी शियाओलियू के साथ हुई। वह बाहर गया और सम्राट को नहीं देख पाया। जब वह दौड़ रहा था तो उसकी कार से टक्कर हो गई और ड्राइवर तुरंत भाग गया। दृश्य बदला और शियाओलियू बिस्तर से जाग गया। हालांकि कार दुर्घटना में उसकी जान नहीं गई, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। ऑपरेशन के बाद भी उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। उसका गला लगभग बंद हो चुका था, लेकिन सौभाग्य से झांग अनफू दाजुआंग ने उसके लिए एक स्मार्ट वॉइस कीपैड तैयार किया था। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक टेक्स्ट टू स्पीच, लिखे हुए को आवाज में बदलने वाला डिवाइस था। जब रात हुई और शियाओलियू सो रहा था तो वह अचानक जाग गया, लेकिन शियाओलियू ने चारों ओर देखा और वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम था और फिर वह सो गया। इसी समय दो लोग बाहर से अंदर आए और शियाओलियू को फिर से जगा दिया। शियाओलियू बहुत डर गया और उसने कमरे में चारों ओर देखा। अभी भी उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता रहा कि कोई उसे घूर रहा है। इसलिए उसने कीबोर्ड पर टाइप करके पूछा कि क्या वहां कोई है? क्या आपको लगता है कि यह लड़का ऐसा दिखता है जो अच्छी तरह से बात कर सकता हो? इसी तरह चिंता और डर के मारे शियाओलियू सो गया। सुबह शियाओलियू ने शियाओपांग को बताया कि पिछली रात क्या हुआ था। शियाओपांग ने बस बिस्तर और स्टोर रूम की जांच की और उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। शियाओपांग ने शियाओलियू को दिलासा दिया और कहा कि यह शायद दवा का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा है। इसके बाद दाजुआंग अपनी बेटी शियाओमेई को लेकर शियाओलियू से मिलने आया। अपनी मां को अच्छे मूड में देखकर शियाओलियू बहुत खुश हुआ। उसके बाद दाजुआंग ने शियाओमेई को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दिया और शियाओलियू से कुछ बात की। उन दोनों की बातचीत से लगा कि शियाओलियू अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वह रोज रोज की इस अकेलेपन और बोरियत से थक चुकी थी। वह घर जाना चाहती थी और चाहती थी कि दाजुआंग भी उसके साथ रहे। लेकिन बेटी का क्या होगा? असल में शियाओलियू की मुख्य चिंता यह थी कि कहीं दाजुआंग का फिर से किसी के साथ चक्कर न चल जाए, क्योंकि पहले भी उसका तलाक इसी वजह से हुआ था, जब वह शियाओलियू से मिला था, जो उसकी पिछली गर्लफ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत थी। अब शियाओमेई की बात करें तो उसे पता नहीं था कि वह अस्पताल में यूं ही घूम रही है। लेकिन जब वह एक वार्ड के पास से गुजरी तो उसे लगा कि अंदर कोई मरीज है, मगर जब वह अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। वह अकेली थी। शियाओमेई ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और गलती से एक छोटी सी ट्रॉली से टकरा गई। जब वह गिरी हुई सुई उठाने ही वाली थी, तभी अचानक उसके सामने काले रंग के पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी। शियाओमेई ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी डीन ने पर्दा हटाया और उससे कहा कि वह पीछे मुड़कर न देखे। शियाओलियू को अलविदा कहने के बाद दाजुआंग शियाओमेई के साथ वहां से चला गया। रात का समय फिर आ गया। शियाओमेई ने एक बार फिर उस गंजे आदमी को देखा जिसकी आंखें सफेद थीं। उसने शियाओलियू के चेहरे पर तकिया रख दिया। जब शियाओलियू आराम कर रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि उसके बगल में लंबे बालों वाला एक आदमी बैठा हुआ है। यह आदमी अस्पताल में एक मनोचिकित्सक है। शियाओलियू ने उसे बताया कि हाल ही में उसके साथ क्या हुआ था। उसने कहा कि हाल के दिनों में उसे बहुत सी अजीब चीजों का सामना करना पड़ा है। उसने दूसरों को बताया, लेकिन दूसरों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो। बात करने के बाद चंगफा चला गया। जैसे ही शियाओमेई ने सोने के लिए बत्ती बुझाई, स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह गंजा आदमी फिर से दिखाई दिया। इससे पहले कि वह शियाओलियू के पास पहुंचता, उसने उसका वेंटिलेटर खींच दिया। सौभाग्य से ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने हलचल सुनी और समय पर वहां पहुंच गया। इस बार शियाओलियू को उस गंजे आदमी की याद रह गई। पिछली रात शियाओलियू के साथ जो घटना हुई थी, उसके बारे में सुबह होने पर बात हुई। अस्पताल ने यह स्पष्टीकरण दिया कि वेंटिलेटर में कोई खराबी हो सकती है, इसलिए उसे बदलकर दूसरा लगा दिया गया है। साथ ही कोई शियाओलियू को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके कमरे में न आ सके, यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर उसके कमरे के अंदर और कमरे के बाहर अलग से एक मॉनिटर लगाया गया, जिसे शियाओलियू के कंप्यूटर से जोड़ दिया गया। फिर से रात का समय आ गया। वह अजीब घटना फिर से घटी। कमरे के बगल वाले बिस्तर पर लगा शीशा अचानक चमक उठा। शियाओलियू हमेशा एक वॉइस कीपैड के जरिए दूसरों से बातचीत करता था। हर बार जब शियाओलियू कोई सवाल पूछता तो शीशे से खटखटाने की आवाज आती। ध्यान देने वाली बात यह है कि शियाओलियू, जिसे नींद नहीं आ रही थी, उसने अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इस अस्पताल का इतिहास खंगाला। एक बड़ी तस्वीर में उसने एक नर्स को देखा जो बिल्कुल उस गंजे आदमी जैसी दिख रही थी जिसे उसने पिछली रात देखा था। शियाओलियू ने उसका नाम पढ़ा, शियाओ शुआई। उसी समय अंधेरे से एक आवाज आई, मानो वह शियाओलियू की बात का जवाब दे रही हो। सुबह होने पर शियाओलियू ने शियाओपांग से शियाओ शुआई के बारे में पूछा। शियाओ शुआई ने उस साल आत्महत्या क्यों की थी? शियाओपांग ने जवाब दिया, जब शियाओ शुआई इस अस्पताल में काम करता था तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसे यह बात कैसे पता चली? इसलिए उसने शियाओलियू को सुझाव दिया कि वह जाकर मनोचिकित्सक चांगहुआ से पूछे। उसे जरूर पता होगा कि वह यहाँ क्या कर रहा था। इसके बाद शियाओलिये ने मनोचिकित्सक चांगहुआ को ढूंढा
और उससे शियाओ शुआई के बारे में पूछताछ की। चांगहुआ के जवाब के अनुसार शियाओ शुआई एक मुर्गी फार्म में पला बड़ा था और उसके माता पिता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, जिसके कारण उसे मानसिक समस्याएं होने लगी। धीरे धीरे 19 साल की उम्र में मानसिक बीमारी के चलते उसने आत्महत्या करने की कोशिश शुरू कर दी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि वह खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसके नाखूनों को काट दिया। इसके बाद शियाओ शुआई की हालत में काफी सुधार आया। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने अस्पताल में काम करने की इच्छा जताई। कुछ वर्षों बाद अस्पताल ही उसका घर बन गया। उसने मरीजों के हाथों की देखभाल करने और उनके नाखून काट कर इकट्ठा करने का काम खुद ही शुरू कर दिया। इसलिए उसे अस्पताल में नाखून वाला आदमी कहा जाने लगा। जब शियाओ शुआई 25 साल का था, तब अस्पताल के मानसिक वार्ड में कई लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस को पहली बार में ही नाखून वाले आदमी पर शक हुआ, क्योंकि उन्हें उन लड़कियों के नाखून उसके घर में मिले थे। शियाओ शुआई ने उन्हें क्यों मारा, इस बारे में शियाओ शुआई ने खुद नहीं बताया कि उसने अंत में सीधे आत्महत्या की। चांगहुआ को लगा कि शियाओ शुआई ने उन्हें आजाद करने के लिए मारा था। अरे, इस मानसिक बीमारी से हर दिन परेशान मत हो, जल्दी मौत जल्दी जीने का रास्ता है। यह सुनकर शाओलियू को शक था कि शियाओ शुआई ने उस समय इसी वार्ड में आत्महत्या की थी, लेकिन चांगहुआ ने जोर देकर कहा कि शियाओ शुआई की आत्मा को तो बहुत पहले ही शांति मिल चुकी थी। जब वह जिंदा था तब पुलिस ने उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की थी, इसलिए उसे तुम्हें सताने के लिए भूत बनने की कोई जरूरत नहीं थी। शियाओ शुआई की कहानी सुनने के बाद शाओलिया का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। इसलिए अपना मूड ठीक करने के लिए उसने अपनी बेटी शाओमेई को फोन किया, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर एक अनजान औरत को देखा तो शाओलियू का मूड एक बार फिर बहुत खराब हो गया। सचमुच उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हालांकि उस दूसरी तरफ वाली औरत ने कहा कि वह जनता की तरफ से मदद करने आई एक सहकर्मी है, फिर भी शाओलियू को अपने साथ धोखा होने का एहसास हुआ। रात के 1 बजे व्हील चेयर से अटके हुए स्टोर रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। शाओलियू के पास कोई आया। शाओलियू डर के मारे कांपने लगी और वहां से भागना चाहा, लेकिन उसका शरीर जरा भी हिल नहीं पा रहा था। किस्मत से उसने रेस्क्यू बटन दबा दिया। शाओपांग ठीक समय पर वहां पहुंच गया और तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि कमरे की बत्ती जल नहीं गई। शाओलियू पूरी रात हवा में लटकी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। शाओलियू ने दर्शकों को सीसीटीवी फुटेज का रिप्ले दिखाया, लेकिन कमरे में कील जैसी कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। कमरे में सिर्फ शाओलियू ही अकेली मौजूद थी। बाद में शाओपेंग वहां आया, अपना काम खत्म किया और फिर डीन से मिलकर उसे शाओलियू के वार्ड से सीसीटीवी कैमरे हटवाने के लिए कहा। उसे लगा कि ये कैमरे बेकार हैं, बल्कि इनसे शाओलियू का डर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक उसी समय शाओमेई सुबह सुबह ही वहां आ गई। शाओलियू ने उससे कहा कि वह बगल वाले कमरे में जाकर देखे, क्योंकि उसे लगा कि पिछली रात उसने जो शीशा टूटने की आवाज सुनी थी वह शायद बगल वाले कमरे में मौजूद किसी मरीज की वजह से आई होगी। उसे लगा कि शायद वह मरीज उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। शाओमी ने अपनी मां की बात मानी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस वार्ड में मौजूद मरीज की हालत उसकी मां की हालत से भी कहीं ज्यादा खराब थी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी मौत ठंड लगने से हुई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वह कमजोर हो, लेकिन वह यहाँ था। इससे शाओमेई डर गई और सीधे बाहर भाग गई। जब दूसरे लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो बूढ़ी औरत की सांस फूल रही थी। एक दिन बाद शाओमेई ने शाओपांग से कहा कि वह स्टोर रूम का दरवाजा सोने से सील कर दे, और उसने मदद मांगी और उसे बताया कि वह घर जाना चाहती है। लेकिन शाओपांग तो बस एक रखवाला था जिसे बोलने का कोई अधिकार नहीं था, और दाजुआंग नहीं चाहता था कि शाओलियू घर जाए। उसके बाद शायद शाओपांग को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने डीन को ढूंढा और उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन डीन उस पुरानी बात का जिक्र नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शाओपांग को चेतावनी दी कि वह इस बारे में ज्यादा चिंता न करे, बस अपना काम ठीक से करे। अब जरा शाओलियू की बात करें। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह अब कसरत करना शुरू करेगा। उसने अपना रेस्पिरेटर, सांस लेने का यंत्र हटा दिया और अपनी खुद की सांस लेने लगा। एक तरफ तो उसका मकसद था कि वह जितनी जल्दी हो सके अस्पताल से बाहर निकल जाए, और दूसरी तरफ वह उस कील वाले आदमी नेलमैन से मुकाबला करना चाहता था। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? यह बात आपको आगे चलकर पता चलेगी। अब रात का समय है और शाओलियू खुद को हिम्मत देने के लिए अपनी डायरी लिख रहा है। वह लिखता है, कार दुर्घटना में मैं बाल बाल बच गया और अब बस एक छोटा सा कील वाला आदमी मुझे मार डालना चाहता है।
लेकिन ठीक उसी समय वह कील वाला आदमी अचानक उसके कंप्यूटर में घुस आया और उसे जान से मारने की धमकी भेज दी। उसने जियाओलियू से कहा कि वह किसी दूसरी औरत के साथ इश्कबाजी कर रहा है और उस औरत के साथ वाली तस्वीर उसने जियाओलियू के घर पर भेज दी। यह सब देखकर जियाओलियू पूरी तरह से टूट गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तो क्या इसीलिए तुमने मुझे अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दिया? ठीक उसी वक्त उस कील वाले आदमी ने अपनी तेज कीलों से जियाओलियू की चमड़ी पर जोर से खरोंच लगा दी। जियाओलियू ने उससे पूछा कि वह क्या करना चाहता है। मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तभी उस कील वाले आदमी ने उसके पेट पर एक वाक्य लिखा, मुझे तुम्हारी याद आती है। इसके बाद शाओलियू बेहोश हो गया। फिर कैमरा शाओपेंग को दिया गया। वह एक फिल्म देख रहा था। तभी अचानक उसके पास रखी अलमारी थोड़ी सी आगे खिसकी। शाओपांग ने बेसबॉल बैट उठाया और अलमारी पर जोर से मारा। ऐसा करते हुए उसे गलती से दराज में एक फाइल मिल गई। पता चला कि शाओलियू भी अपनी जवानी के दिनों में इसी अस्पताल में भर्ती था जब उसे ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ था। लेकिन शाओपेंग को कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखने का समय ही नहीं मिला। तभी अचानक उस कील वाले आदमी की परछाई दिखाई दी। दीवार के छेद से एक भयानक भूरे रंग का हाथ बाहर निकला और वह आदमी रेंगते हुए बाहर आ गया। शाओपांग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए उसने दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, जहां उसे वह कील वाला आदमी धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जब उस कील वाले आदमी को पता चला कि शाओलियू के पैर में चोट लगी है, तो वह तुरंत अस्पताल के डायरेक्टर के कमरे की ओर तेजी से भागा। उस कील वाले आदमी को लगा कि यह सब शाओपांग ने किया है, लेकिन शाओलियू ने बार बार इस बात से इनकार किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच शाओमी और वह दूसरी औरत भी अस्पताल के डायरेक्टर के कमरे की ओर भागी। डायरेक्टर उस समय फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक उसके ठीक बगल से एक आवाज आई। उन दोनों के बीच झगड़ा जितना बढ़ता गया, स्थिति उतनी ही ज्यादा तनावपूर्ण होती गई। शाओलियू ने साफ साफ कह दिया कि डजुआंग और वह औरत अब हद से ज्यादा कर रहे हैं। यह सुनकर वह औरत शर्म के मारे वहां और ज्यादा देर नहीं रुक पाई और वहां से चली गई। वह जोड़ा दाजुआंग और शाओमे आपस में झगड़ता रहा और ठीक उसी समय अचानक पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई। दाजुआंग और शाओमे शाओलियू के पास ही रुके रहे, जबकि बाकी लोग यह देखने गए कि आखिर हुआ क्या है। शाओलियू ने अपनी बेटी को बताया कि यह जगह रुकने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह कील वाला आदमी अब कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। अच्छी बात यह थी कि शाओलियू नियमित रूप से कसरत करता रहा था, इसलिए वह बिना रेस्पिरेटर, सांस लेने वाली मशीन के भी सांस ले सकता था, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। शाओलियू को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वह कील वाला आदमी शाओमेई को कोई नुकसान न पहुंचा दे, और उसे यह भी डर था कि कहीं वह उसे शाओलियू को ही घसीटकर अपने साथ न ले जाए। शाओलियू ने शाओमेई को सलाह दी कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए, लेकिन शाओमेई अपनी ही मां को कैसे छोड़ सकती थी। तभी गलियारे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। यह जरूर कील वाला आदमी ही होगा। दोनों बिना कुछ कहे चले गए। बार बार करवटें बदलने के बाद आखिरकार शाओलियू व्हील चेयर पर बैठ गई और दाजुआंग ने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या हुआ। असल में वह चुपके से कार में घुस गया था और उसे डर था कि उसकी प्रेमिका नाराज हो जाएगी। उसे मनाने के लिए उसने कहा, चलो मैं तुम्हें मनाता हूँ। माँ और बेटी के पास वापस आकर उन्होंने देखा कि लंबे बालों वाला आदमी बहुत ज्यादा व्यस्त था। उसने उन्हें बताया कि कील वाला आदमी अस्पताल में लोगों के सामने आया था और उसने एक धोखेबाज को मार डाला था, लेकिन लंबे बालों वाले आदमी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शाओलियू पागल हो गई और अब उसे शांत करने वाली दवा की जरूरत है। लेकिन तभी अचानक कील वाला आदमी वहां आ गया और सीधे लंबे बालों वाले आदमी को उठा ले गया। हालांकि माँ और बेटी उससे थोड़ी दूरी पर थीं, लेकिन इस बार शाओलियू उससे बिल्कुल नहीं डरी। उसकी आंखों में पक्का इरादा झलक रहा था। वह समझ गई थी कि कील वाला आदमी उसी की वजह से आया है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को कोई चोट पहुंचे, इसलिए उसने अपनी बेटी को पहले जाने दिया और फिर शाओलियू ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी व्हील चेयर को कील वाले आदमी की तरफ बढ़ा दिया। कील वाले आदमी ने बेरहमी से शाओलियू के शरीर को ऊपर उठाया और उसे बार बार दीवार पर पटकता रहा। शाओमेई को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह अपनी मां को मरते हुए देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। दृश्य बदल
बदलता है। यह सब देखने के बाद श्याओमी की मानसिक स्थिति भी थोड़ी असामान्य हो जाती है। इसलिए वह बार बार यही कहती रहती है कि कील वाले आदमी ने उसके माता पिता को मार डाला, उसने अस्पताल में मौजूद हर किसी को मार डाला। दृश्य अब अस्पताल की ओर मुड़ता है। वर्चुअल दुनिया में कील वाला आदमी फिर से सामान्य हो जाता है। स्कूल और उन 5 लड़कियों की देखभाल करते हुए उसने अपनी सोच को एक अलग ही दिशा दी और एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जिसे वह अपने हिसाब से परिपूर्ण मानता था। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ये बताकर जाएं कि अगली वीडियो किस मूवी पर बनाई जाए।